हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स के जीएस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंदर। अभी तक काफ़ी सारी शिफ्ट्स का हमने डिस्कशन कर लिया है। कंबाइंड प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी के जो भी हमने इससे पहले के शिफ्ट वाइज डिस्कशन किए हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। 3 दिसंबर शिफ्ट 3 के जीएस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। आपने ये वाले सवाल बहुत सारा देखे होंगे। पहला फर्स्ट इन इंडिया समथिंग लाइक दैट। ग्रैमी पुरस्कार की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार ये जो ग्रैमी पुरस्कार होते हैं ये क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कब हुई, पहली बार ये अवार्ड कब दिए गए। तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये आपका पहली बार दिए जाते हैं मई 4 1959 में। पहली चीज़ ग्रैमी अवार्ड को लेकर ये आपको जाननी है। ग्रैमी अवार्ड को सिंपली आप ग्रैमीज के नाम से भी जानते हैं और ये आपका रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिए जाते हैं अगर किसी भी व्यक्ति ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हासिल करी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने सवाल पूछा है कि ग्रैमी अवार्ड पहला कौन से वो भारतीय थे जिनको ये दिया गया। तो इसमें आपको नजर आएंगे पंडित रवि शंकर जी, एक बहुत बड़ा नाम। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड को जीता वो पंडित रवि शंकर जी थे। ये वाला जो अवार्ड दिया गया था ये 55th ग्रैमी समारोह के अंदर आपको दिया गया था, लॉस एंजलिस के अंदर। और शंकर जी की बात करें तो भारतीय संगीत को वेस्टर्न साइड पर पहुंचाने के लिए और उनको इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए भारतीय संगीत का इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको ग्रैमी अवार्ड के बारे में बता दिया कि म्यूजिक के क्षेत्र में किसी की आउटस्टैंडिंग योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड आपके दिए जाते हैं। उसके बाद हाल ही में ये अवार्ड आपका 2022 के अंदर दिए गए थे। 2022 के अंदर कई सारी कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि सॉन्ग की बात पूछा जाए तो सॉन्ग में आपको याद रखना है जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट शीर्षक का ये एक आपका सॉन्ग है, लिखा किसने है तो इसमें आपको याद रखना है बॉनी। बॉनी के साथ आप रिएट याद रख लोगे, बड़ा नाम है, आपने सुने होंगे इनके गाने। तो इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय कौन थे वो पहले जिनको ये अवार्ड दिया गया था, पंडित रविशंकर जी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र बता दीजिए जिप्सम का। अलग अलग आपके केमिकल कंपाउंड्स के रासायनिक सूत्र या फिर उनके नाम आपसे पूछ ले जाते हैं। तो पहले आपसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है जिप्सम। जिप्सम को लेकर आप एक चीज याद रखिएगा कि ये किसका अयस्क है और है, ये है कैल्शियम का। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के साथ आप 2H2O को इन्वॉल्व रखोगे। फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में या फिर फर्टिलाइजर्स के रूप में मेनली आप इसको यूज करते हैं। तो ये आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी थी जिप्सम के संदर्भ में। और कौन कौन से के ऐसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ केमिकल कंपाउंड्स, उनके कॉमन क्या क्या नेम्स होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूलाज क्या होता है, कुछ बेसिक्स ऐसे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपने बार बार पूछा होगा। इसको आपका बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है आपका NaHCO3। ये आपने बहुत कॉमनली एसएससी को पूछते हुए देखा होगा। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को लेकर पूछा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर होता है। और इसका केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होता है आपका, कैल्शियम क्लोरोक्लोराइड करके इसका केमिकल नाम होता है। और अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो कैल्शियम OCl2 इसका फॉर्मूला होता है। कॉस्टिक सोडा का नाम लेकर एक कॉमन नेम में पूछा जाता है, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कॉस्टिक सोडा। इसका केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका आपसे पूछा जाएगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है तो वो रहेगा NaOH। ऐसे देखो बहुत सारे होते हैं। आपको आपके इसी यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉपरली मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले आपसे ऐसे नाम और उनके केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में पता हो। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्ला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वांगला, वांगला उत्सव की बात करी जा रही है।
देखो पहली चीज मैं यहाँ पर आपको ट्राइब बताऊंगा, ट्राइब का संबंध आपको याद रखना है। ये ट्राइब आपकी आती है मेघालय राज्य से, मैं लिख देता हूँ। मेघालय राज्य से ये आपकी ट्राइब एसोसिएटेड है। ट्राइब का नाम है गारो। ठीक है, आपने कई बार गारो ट्राइब के अलग अलग फैक्ट के रूप में पेपरों में सवालों को पूछा जाते हुए देखा होगा। तो एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल का नाम क्या है? वांगला फेस्टिवल। आपके इसी वाईटी पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की एक प्रॉपर वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल पूछा गया था इस वांगला फेस्टिवल को लेकर, वो था कि बताइए कौन से फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, और उसका आंसर आपका यही वांगला फेस्टिवल था। ठीक है, अब मेघालय की बात करी जा रही है। मेघालय से लोकसभा में कितनी सीट्स आती हैं? 2 सीट आती हैं। राज्यसभा की कितनी सीट आती हैं? 1 सीट आती है। मेघालय को लेकर पूछा जाए, इनका राज्य एनिमल, स्टेट एनिमल कौन सा है? तो ये है क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड। ठीक है, बाकी ये आपको याद रखनी है। मेघालय के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? आपने एक नाम सुना होगा, बालफक्रम। बालफक्रम नेशनल पार्क है। एक आपका नोकरक नेशनल पार्क आता है, नोशनल नोकरक रिज नेशनल पार्क करके। तो ये मेघालय से रिलेटेड चीजें हैं, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। अगला यार, ये पार्लियामेंट के पावर से संबंधित है कि संविधान को अमेंड यानी कि संशोधन करने के लिए जो प्रोसीजर का इस्तेमाल होता है, उससे संबंधित कौन से आर्टिकल के प्रोविजंस डील करते हैं? तो सभी को पता होगा, संवैधानिक संशोधन से संबंधित आपको नजर आता है आर्टिकल 368। ठीक है, क्या कहता है ये आपका 368? तो ये आपके पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान करता है कि संविधान को अगर आपको संशोधित करना है तो उससे संबंधित जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं वो कैसे कैसे रहेंगी। आर्टिकल 352 के बारे में सभी को पता होगा, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस आपको आर्टिकल 350 के अंदर आते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि भैया कोई ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत के किसी भी पार्ट के अंदर या फिर, तो यहाँ पर ऐसी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 356 भी आपकी इमरजेंसी है, जिसके अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर इसको आप प्रेसिडेंट यूथ बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोल दीजिए, या फिर आपकी स्टेट इमरजेंसी आप इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई भी राज्य ऐसी सिचुएशन में है कि उनका संवैधानिक ढांचा सिचुएशन फेल हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। इसके बाद आपका आर्टिकल 249 आता है, और ये है आपकी लेजिस्लेटिव पावर से संबंधित, पार्लियामेंट की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। किसके संबंध में? कि आपका कोई भी स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पार्लियामेंट किस प्रकार से अपना इन्वॉल्वमेंट रख सकती है, वो आता है आपका आर्टिकल 249 के अंदर। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए, जिसने पद्म विभूषण पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया। क्लासिकल डांस का कौन सा फॉर्म है? उड़ीसी। उड़ीसा राज्य से आता है। पहला नाम जिन्होंने पद्म विभूषण यहाँ पर प्राप्त किया, ये नाम याद रखिएगा आप, केलुचरण महापात्र। ठीक है, चर्चाओं में थे, एक बहुत बड़ा नाम है, उड़ीसा से पद्म विभूषण जीतने वाले पहले ये व्यक्ति बनते हैं। और क्लासिकल डांस के अंदर इनको ऐसे लेकर कहा जाता है कि इन्होंने आकर दोबारा से एक बार पॉपुलराइज करने की कोशिश करी हमारे शास्त्रीय नृत्य को, क्लासिकल डांस को। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद देखो, एक नाम दिया गया है आपको, विजयनी सतपथी। विजयी सतपथनी सतपथी आपकी भरतनाट्यम, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांस से आपकी संबंधित है। पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है, आई थिंक 1992 के अंदर दिया गया था। इसके बाद आपको सोनल मानसिंह का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। यार एक्चुअली में सोनल मानसिंह को भरतनाट्यम से संबंधित रखना है आपको। ठीक है, ओडिसी और इनको दिया गया था, सोनल मानसिंह को। विजय सतपथनी की अगर मैं बात करूं तो सॉरी, तो ये आपकी नृत्यग्राम डांस से संबंधित है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नृत्य ग्राम एक आपका डांस इंसेम्बल है, यहाँ पर लिख देता हूँ, डांस इंसेम्बल, जिसके अंदर इनका नाम है। इसके बाद आपको गंगाधर प्रधान का नाम दिया गया है, ये भी आपके उड़ीसी से संबंधित है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। संगीत एकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था 2008 के अंदर। तो
तो ये बड़े-बड़े नाम होते हैं, याद होने चाहिए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। देखो, स्पोर्ट्स इवेंट्स से संबंधित आपकी लोकेशंस और ऐसे सवाल बनते रहते हैं। तो देखो, फीफा के अकॉर्डिंग मतलब ये एक इन्होंने डायरेक्शन जारी करी थी कि जो महिला वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, यानी कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होगा, वो आपका जूरिच के अंदर होगा, जूरिच। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होता। तो ये मतलब करंट से रिलेटेड आपका सवाल था। तो आपका वही है कि जो मैं आपको आपके इस यूट्यूब के ऊपर स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर की मंथली सीरीज चलाता हूँ, उसको आप थोड़ा सा एक्टिवली देखा करिए, वहाँ से आपके सवाल ऐसे निकल जाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए 4 विकल्प में से किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड किसको जाना जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो, ये इकोनॉमिक्स से आपका सवाल हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप इकोनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या होती क्या है ये बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट अपने आप में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि लिस्ट करता है कंपनी के एसेट्स क्या-क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, उनकी इक्विटी कैपिटल क्या है, उनके बारे में। और यही इनसे पूछ रहा है कि भई किसी भी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी के रिकॉर्ड को आप क्या कहते हैं? वो आपकी बैलेंस शीट ही कहलाता है। तो ये आपका एक सिंपल सा सवाल यहाँ पर बनता। अगला है कि यार यहाँ पर आपको 2-2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट को देखकर आपको बताना है कि कौन-सा कथन इन दोनों में से सत्य है। तो चलिए फिर एक-एक करके देखते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो देखो, आपके सामने इन्होंने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लेकर उठाया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब होता क्या है ना, जब आप करंट अफेयर देख रहे होते हैं तो सरकार की ऐसी पुरानी नीतियां या फिर हाल फिलहाल में अगर उन्होंने कोई नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा होता है तो उनसे या तो अभी का हाल ही में उठाकर कोई सवाल पूछ लेते हैं या फिर पुराना कोई उठाकर पूछ लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ मैंडेटरी बेसिस। क्या ये आपका सही है? तो देखो, यहाँ पर फैमिली वेलफेयर के अंदर इंक्लूड सिर्फ ये नहीं होता है कि फैमिली ऑफ बर्थ कैसी होगी या फिर वेलफेयर होल फैमिली का कैसे होगा, इसमें टोटल फैमिली हेल्थ केयर की बात करी जाती है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, तो इसके अंदर इंक्लूड आपको फैमिली प्लानिंग, इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग का होना, सर्विसेज वुमेन और हेल्दी रिप्रोडक्शन को लेकर होना, ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आप पेरेंटहुड की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होता। दूसरा आपको दिया गया है कि जो 2000 के अंदर पॉलिसी आई थी वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 वर्ष की उम्र के लिए, बिल्कुल ठीक है ये आपका सेकंड वाला। तो ओनली 2 वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाता। एजुकेशन की बात करते हैं, सेफ डिलीवरी या फिर पोस्ट डिलीवरी किसी मदर को लेकर जो बेबी है उसका ट्रीटमेंट जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी से पहले होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर ये वाली चीज़ कि भाई इनको 14 वर्ष तक का कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हो। तो ये संबंधित आपके कुछ-कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि इन पॉलिसीज़ से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। अच्छा सवाल था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, सवाल में आपको नाम दिया गया है एविजेलिस्टा टॉरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? नाम क्या लिया है? इवनजेलिस्टा टॉरिसेली। मैंने आपको आपकी एक वाईटी के ऊपर सीरीज़ कराई है इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ का। उसको मैं रेगुलरली और भी लेकर आऊँगा, तो यहाँ पर मरकरी बैरोमीटर को लेकर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसकी खोज किसने करी थी? तो यही आपको इवनजेलिस्टा टॉरिसेली सामने आएँगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। कल को अगर पूछा जाए मरकरी बैरोमीटर का इस्तेमाल बता दीजिए किसके द्वारा किया गया, तो इसमें आपको इनको याद रखना है, ठीक है? नाम भी इनका याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस सवाल के रूप में इनको याद रख लिया है आपने, ओके? अगला सवाल आपका हिस्ट्री से है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर किसे माना जाता है? सभी को पता है, औरंगज़ेब के बाद फिर वीक मुगल रूलर्स का आपको एक सीक्वेंसिंग नज़र आता है। तो औरंगज़ेब अगर मैं बात करूँ तो ये थर्ड सन था किसका? शाहजहाँ का। मैं लिख देता हूँ शाहजहाँज़ थर्ड सन,
ठीक है, कब जन्म हुआ था इसका? 1618 के अंदर हुआ था, जहाँ से इसका सारा का सारा काम शुरू होता है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपका एसएससी सवाल पूछ चुका है। तो इसको जनरली ये नाम दिया जाता है कि ये आपका लास्ट पावरफुल रूलर है। अकबर की बात कर लेते हैं। देखो, अकबर के बारे में सभी को पता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता था। 1556 से लेकर 1605 तक ये भाई साहब आपको रूल करते हुए नजर आते हैं। 13 साल की उम्र में इनको बोल दिया गया था कि भाई आप इस पंजाब रीजन के गवर्नर के पद पर काम कीजिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इसके बाद शाहजहाँ के बारे में बात करें तो शाहजहाँ को आप शहाबुद्दीन महमूद खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, और ये भाई साहब आपके फिफ्थ मुगल एम्परर के रूप में जाने जाते हैं। 1628 से लेकर 1658 तक आपको शाहजहाँ नज़र आता है। और इसके बाद इसका जो बेटा था, ठीक है, वो आपका सामने आता है। इससे पहले शाहजहाँ को कई जगह के गवर्नर के पद पर काम करने का भी मौका मिलता है। तो ये संबंधित जानकारी हम रेगुलरली देखते रहते हैं इन मुगल शासकों से। सवाल आपसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर के बारे में पूछ रहे थे, औरंगजेब आपको उसमें याद रखना था। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने लॉन्च किया आपका एक स्कीम का नाम क्या है? छाता, जहां पर वो ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, और ये आपका सितंबर 2022 के अंदर लॉन्च करी गई थी। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, संबंधित अगर कोई भी स्कीम या फिर कोई भी योजना सामने आती है, तो यार आपको करंट अफेयर में उसको अच्छे से याद रखना होता है। आपके इसी वाईटी के ऊपर प्रॉपरली मंथ वाइज योजनाएं और स्कीम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल इसको याद रखिएगा कि उड़ीसा के अंदर आपकी ये लॉन्च करी गई थी। नाम था उसका छाता। मेन इसका उद्देश्य क्या था? ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करना, पानी के नीचे वाले जमाव के लेवल को बेटर करना, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किस स्थान की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की विविधताओं पर विचार करने के लिए लगने वाली न्यूनतम अवधि कितने वर्ष की है? मतलब आपको उस मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन की बात करनी है जिस तक आप वेदर वेरिएशन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कितने साल तक ऐसा करा जाता है। तो ये आपका 30 साल रहेगा। ज्योग्राफी के एक बेसिक आइडिया से संबंधित एक छोटा सा फैक्ट है। 30 साल की हम बात कर रहे हैं। क्लाइमेट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ वेदर होता है। लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ वेदर क्या होता है? ये क्लाइमेट, ठीक है। तो अगर हमें देखना चाहे कि भाई वेरिएशन को कंसिडर आपको करना है, प्रेडिक्शन करनी है, तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना आपका लेना पड़ता है अप टू विच आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें आप 30 साल लेते हैं। तो कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी कैसी मेंटेन रहेगी, टेम्परेचर कैसा यहाँ पर काउंट करेगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा यहाँ पर आपको साउंड करेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। तो 30 साल इसका उत्तर रहता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल जो कोर्ट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो देखो यार, स्पोर्ट्स जो आपके होते हैं ये स्टैटिक फॉर्म का आपका सवाल है। मैं इसको स्टैटिक फॉर्म की अगर बात करूं, स्टैटिक फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने कई सारे सवाल देखे होंगे कि क्रिकेट बैट की लेंथ के बारे में पूछ लेते हैं, जो स्टम्प्स होते हैं क्रिकेट के उसकी लेंथ को लेकर पूछ लेते हैं, क्रिकेट पिच की लेंथ को लेकर पूछ लेते हैं, बॉल के वेट को लेकर पूछ लेते हैं। तो ये बेसिक बेसिक जो फैक्ट है ना, इसको लेकर आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आपकी इस वैरायटी के ऊपर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो 16 मीटर आपको याद रखना है, जो कि आपकी वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ देखने के लिए मिलती है। बीच वॉलीबॉल को लेकर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये आपका अटलांटा गेम्स के अंदर पहली बार इसकी शुरुआत होती है 1996 के अंदर। ये एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? मैं आपसे जेडाइट स्टोन की बात कर रहा हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट का नाम आपको बताना है जहां पर ये जेडाइट स्टोन आपको देखने के लिए मिलता है। जेडाइट स्टोन को लेकर कहा जाता है कि ये हो सकता है कि चाइना से भारत की तरफ लेकर आया गया होगा। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ पर पाया गया, तो ब्रह्मपुत्र वैली एक हिल वहां पर आपको लोकेशन नजर आता है जिसका नाम है दाऊजाली हेडिंग। इसी 2022 के सीजीएल के एक जीएस के पेपर के अंदर दाऊजाली हेडिंग के राज्य का नाम आपसे पूछा गया था कि बताइए कौन से राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आसाम से संबंधित है ये आपकी जो स्थल है। तो वही है, सेम एक सिंगल से सवाल होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर ये पूछते रहता है।
लोकेशन वगैरह को लेकर। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अलग अलग करंट अफेयर की न्यूज में आप अपॉइंटमेंट्स देखते रहते हैं। अभी हमारे इसी यूट्यूब के ऊपर अपॉइंटमेंट्स की आपकी मंथली वाइज में करा रहा हूँ सीरीज। तो 36वें प्रेसिडेंट बीसीसीआई का बनाया गया रॉजर बिन्नी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। इससे पहले सौरव गांगुली को आप देखते थे और अब आपके यहाँ पर रॉजर बिन्नी आए हैं, तो ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई की बात कर रहा हूं तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, सभी को पता होगा, नाम है जय शाह। ये आपको बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में नजर आते हैं। आगे आइए। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू हुआ। अगेन देखो यार, वही वाला, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के आपके अभियान हो, स्कीम हो, इनको लॉन्च करते रहता है। तो हमें वो मंथली वाइज टॉपिक में मैं कराने की कोशिश करता हूँ। ये आपका राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। नाम क्या है इसका, आंचल। प्रेग्नेंट वुमेन को एक स्पेशल हेल्थ केयर देने के लिए ये आपका चलाया गया। तो अशोक गहलोत सबको पता है चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्रा गवर्नर है। आपसे लोकसभा की सीट के आवंटन को लेकर पूछा जाए तो लोकसभा की 25 है, और अगर राज्यसभा की सीट को लेकर पूछा जाए तो 10 सीट राज्यसभा के अंदर जाती हैं आपके राजस्थान की। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 15 स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। हमने नाम दे दिया है, इस ग्रुप को नाम देने की बात कर रहे हैं कि 15 प्राकृतिक यानी कि नेचुरली अकर्निंग मेटेलिक केमिकल एलिमेंट्स के आप नाम बता दीजिए जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71 आपको नजर आती है। तो आपने लैंथेनाइट श्रेणी के आपने एलिमेंट्स की बात सुनी होगी, याद रखिएगा। तो आपकी इस श्रेणी के बीच में नजर आते हैं, लैंथेनाइट कहा जाता है इनको, और ये आपको याद रखना था। ठीक है, और नेचुरली अकरिंग ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखो, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो कि है आपके एल्कली मेटल्स, जिनको हम क्षारीय धातुओं के रूप में जानते हैं। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि लेफ्ट मोस्ट साइड पीरियडिक टेबल का इधर वाली साइड जो होती है इसको आपका लेकर होता है, बीच में आपका बाकी का आता है, इधर आपके आगे क्या आते हैं। हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस क्या होते हैं, ये आपके गैसेस, दो गैसेस आपको इसके अंदर नजर आती हैं, एक लिक्विड नजर आता है और दो सॉलिड नजर आते हैं हैलोजन ग्रुप के अंदर, जिसमें कि आपका फ्लोरीन हो, मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एटी यानी कि एस्टेटाइन हो। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो आपकी गैसेस होती हैं, ये आपके कहलाते हैं हैलोजेंस। ये आपको बात याद रखनी थी। ठीक है, इसके बाद एक आपको देखो ऑप्शन दिया गया है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स आपके 89 से लेकर 89 टू 103 के बीच में आने वाले आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये संबंधित आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सूती मिलों अधिकतर निम्नलिखित में से किस राज्य में देखने के लिए मिलती थी। हम 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। कॉटन मिल्स भारत के अंदर मोस्टली लोकेटेड नजर आती हैं कौन से राज्य के अंदर, तो महाराष्ट्र काफी फेमस हुआ करता था। अगर हम कॉटन मिल्स की बात करते हैं तो मोनोपोली एक तरीके से कॉटन टेक्सटाइल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के रूप में नजर आती थी। बॉम्बे मुख्य हब हुआ करता था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपका एक फैक्ट बनता। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो आपकी कहाँ पर स्थापित करी गई थी, तो वो आपकी कोलकाता के अंदर स्थापित करी गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा हब देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि दादा भाई नेहरू ने अपनी पुस्तक किसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। कितनी बार पूछा जा चुका है। दादा भाई नेहरू जी हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारे ऊपर पड़ा उसमें क्रिटिसिज्म देखते हुए आपको नजर आती हैं। नाम है इसका पुस्तक का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट जिनके द्वारा एक थ्योरी दी गई, इस थ्योरी का नाम क्या था, ड्रेन थ्योरी।
इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत के अंदर से इन लोगों ने ये सब चीज़ें करी। ठीक है, इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें रखी हैं। अगर मैं आपके दादा भाई नेहरू जी की बात करूं तो इन्होंने पॉवर्टी इन इंडिया को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेख लिखे। इन्होंने जो कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स ऑफ द पारसीज, इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। भारत की कंडीशन को लेकर एक इन्होंने लेख लिखा, कंडीशन ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया। ये कई सारे लेख थे जो कि दादा भाई नेहरू जी आपको देखने के लिए मिलता है। दादा भाई नेहरू जी को टाइटल दिया जाता है, सभी को पता होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेहरू जी को बुलाया जाता है। पहले भारतीय थे, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। फर्स्ट इंडियन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बन के गए थे, चुनकर गए थे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, याद रखिएगा, हमारे दादा भाई नेहरू जी से संबंधित। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने। देखो, करंट अफेयर है, किसी राज्य का किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, कौन से नंबर का है, उस राज्य से रिलेटेड कोई कोई चीज़ें। तो यहाँ पर आपको नजर आते हैं मिस्टर प्रमोद सावंत 13वें मुख्यमंत्री बनते हुए गोवा राज्य के। ठीक है, तो ये चीज़ एक आप याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि जो गोवा है, गोवा को लेकर अगर हम बात करें तो एक आपका अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट कौन सा था? 56th अमेंडमेंट। कब आया था? 1987 के अंदर। क्या हुआ था इस अमेंडमेंट के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, कि यूनियन टेरिटरी को स्प्लिट करा गया था और गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। 25वां राज्य फिर गोवा को आपका बनाया गया था। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। गवर्नर कौन है गोवा के? श्रीधरन, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और गोवा स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? स्टेटहुड डे की बात करें तो ये आपका 30 मई 1987, जब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कैपिटल की बात सभी को पता होगी, कैपिटल क्या है? पणजी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भी अगर आपको याद रखना पड़े तो कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक विकल्प की पहचान कीजिए जो प्रोकायरोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कि जो रिप्रेजेंट नहीं करता है प्रोकायरोटिक सेल्स का। उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्या करना था? चूज करना है। देखो, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स, ये आपके यूकारियोटिक सेल्स होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके यूकारियोटिक सेल्स होता है। तो यही आपका दिख गया मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस होता है इनके अंदर जो कि एक स्पेशलाइज्ड रीजन आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो ये आपके देखो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव यानी कि शुरुआती दौर पर जो सेल होते हैं उनके 3 बेसिक आपको स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आपकी उपस्थित नहीं होती है। तो ये आपके कुछ कुछ बनते हैं, उसमें आपका माइक्रोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर आपका न्यूमोनिना, ये आपको एक ऑर्गेनिज्म जैसी चीज नजर आती है, ये इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, स्पर्म क्या है? आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है भाई, होते क्या है यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कंप्लीट सेल्स होते हैं। मतलब प्रिमिटिव सेल्स जैसे कि शुरुआती दौर में थे ना, ये आपके कंप्लीटेड सेल्स होता है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड आपको ऑर्गेनल्स नजर आते हैं, जैसे कि आपका जो भी ऑर्गेनल्स के अंदर आपको नजर आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई इसके अंदर आपको नजर आता है। तो ये आपका नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल का आंसर बनता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड? कौन सी चीज ट्रेड के लिए आपकी सहायक नहीं है? तो जमाखोरी क्या सहायक होती है क्या? नहीं होती है, जमाखोरी तो बिल्कुल बेकार चीज होती है ट्रेड को लेकर। तो यही आपका आंसर बन जाता। अब क्या ही इससे रिलेटेड मैं आपको पता करूं। इंश्योरेंस एक बहुत मुख्य आपका रोल अदा करता है, भंडारण एक बहुत इंपॉर्टेंट करता है, यातायात इन्वॉल्वमेंट होता है। होर्डिंग एक इलीगल चीज है जिसको आप ट्रेड के अंदर एड नहीं हेल्प करने के लिए देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ जियोलॉजी। इसमें आपको नजर आएंगे जेम्स हुटन। तो अलग अलग व्यक्ति, जैसे कि उनके अलग अलग, जैसे कि इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत दिए
कि भाई जो रॉक्स होती हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस क्या होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बनेंगे जेम्स हुटन। इसके बाद देखो बस इतना ही ठीक है, और क्या ही बताऊँ इसमें। एक एल्फ्रेड वैगनर को लेकर आप याद रख सकते हैं। इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, वो थ्योरी क्या थी? दी कॉन्टिनेंटल द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो इनके द्वारा दी गई थी 1912 के अंदर। ये एक चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है। चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मिर्ज़ा कामरान किस मुगल बादशाह के भाई थे? मुगल एम्परर का नाम बता दीजिए जिसके भैया का नाम मिर्ज़ा कामरान था। तो हुमायूं के भैया का नाम था। ठीक है, याद रखना है, कई बार जिक्र होता है। कामरान मिर्ज़ा ये बाबर का दूसरा बेटा था। तो कल को पूछा जाएगा कि इसके पापा का नाम बता दो, तो वहाँ पर आपको कौन याद रखना है? बाबर। ठीक है, तो ये याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं? ठीक है, बाकी मुगल एम्परर हुमायूं का भैया था, यही हमें यहाँ पर जानना था। बस हो गया, इतना ही होता है। अगला सवाल देखिए यार, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो देखो, अलग अलग राज्य के आपके जो फोक डांसेस हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछती हैं। इसमें आपका विदेशिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदेशिया आपका बिहार राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। घूमर की बात करें, घूमर आपका राजस्थान से संबंधित है। कलबेड़िया की बात करें, आपका राजस्थान से संबंधित है। कुमत्ती बात करें तो ये आपका केरला राज्य से संबंधित है। तो अलग अलग राज्य के जो फोक डांसेस होते हैं उनसे लेकर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आपकी इसी वाईटी के ऊपर मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें अलग अलग राज्यों के डांसेस के बारे में आपसे चर्चा होगी। वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट के सभी नोटिफिकेशन आपको पूछे जाएँ पहुँच जाएँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट के डायरेक्ट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।